वेलकम टू एजलेसनेस। करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज शुरू की है उसका ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, जिसमें पिछले 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। इस सीरीज में हम मुख्य रूप से 2 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। इसमें पहला है 13 दिसंबर को होने वाला बीपीएससी का एग्जाम और उसके बाद 22 दिसंबर को होने वाला यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें हम सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ही कवर करेंगे। स्टेट करंट अफेयर्स की जो बात है वो हम अलग से लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जो आपको उत्तर प्रदेश की जो प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। और बीपीएससी का जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है उसका वीडियो जल्द ही आ जाएगा। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम करंट अफेयर्स पर आते हैं। पहला है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के ठीक से कार्यान्वयन के लिए 4 ऐप शुरू किए गए हैं। इनके नाम क्या है? इसका आंसर है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। देखिए, जो भी नए ऐप वगैरह आते हैं या कोई पोर्टल लॉन्च होता है तो उससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये ऐप या फिर पोर्टल किसने लॉन्च किया या फिर इसका उद्देश्य क्या था। तो ये 4 ऐप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी नए 3 आपराधिक कानून आए हैं, उनका ठीक तरीके से कार्यान्वयन हो सके उसके लिए 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं। तो चारों का आप नाम याद कर लीजिएगा। एक है ई साक्ष्य, फिर दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति और चौथा है ई सम्मन। अगला है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को दिया गया? इसका आंसर है ओडिशा। देखिए, हर साल जब गणतंत्र दिवस समारोह होता है तो उसमें अलग अलग राज्यों की और अलग अलग मंत्रालयों की झांकियां आती हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया जाता है कि राज्यों में कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ थी और मंत्रालयों की कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ थी। तो राज्यों में इस बार की जो 2024 का गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी दी गई है ओडिशा को। इससे रिलेटेड कुछ और चीजें देख लेते हैं कि ओडिशा की जो झांकी थी उसकी थीम क्या थी। उसकी थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। 2024 का जो गणतंत्र दिवस था, जो कि 75वां गणतंत्र दिवस था, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। और गणतंत्र दिवस का विषय क्या था? देखिए, 2 विषय थे। एक था विकसित भारत और दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका। अगला है, एक सेतु बना है नया, सुदर्शन सेतु उसका नाम है। वो देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वो उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका आंसर है गुजरात में। सुदर्शन सेतु का जो उद्घाटन हुआ है वो गुजरात में है, यानी सुदर्शन सेतु कहाँ पर है? गुजरात में है। कुछ इसके बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं। ये देवभूमि द्वारका जिला है गुजरात का। वहां पर एक जगह है ओखा, उसको बेट द्वारका से जोड़ता है। दरअसल ये ओखा जो है वो मेन लैंड का पार्ट है और बेट द्वारका एक आइलैंड है। तो इन दोनों को ये पुल जोड़ता है। और इस पुल की जो लंबाई है वो कितनी है? 2.32 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर और 320 मीटर के आसपास। तो इसमें आपको क्या क्या फैक्ट्स याद करना है? एक तो सुदर्शन सेतु इस पुल का नाम है। ये सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पर किया? गुजरात में किया। और ये देवभूमि द्वारका जिले में एक स्थान है ओखा, उसको बेट द्वारका से जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर। अगला है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। देखिए, कोई भी अगर महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश की बनती है और अगर खासकर अगर वो पहली है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जाएंगे प्रीलिम्स की जो प्लेलिस्ट है हमारी, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो या बीपीएससी की, दोनों में एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमने कवर किया है कि जो भी महत्वपूर्ण महिलाएं हैं जो अलग अलग पदों पर दुनिया भर में बनी हैं, उनके बारे में दे रखा है। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश है ये सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है। अगला है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर है 39th, इंडिया की 39वीं रैंकिंग है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो 2024 का है, इसको किसने जारी किया है? इसको विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। ये अक्सर पूछ लेता है कोई सूचकांक किसने जारी किया है। और उसके बाद जो इसके पहले का जो संस्करण था उसमें इंडिया की रैंकिंग 54 थी, यानी कि इंडिया लगभग 15 अंक का सुधार इसमें हुआ है। तो अगर स्टेटमेंट में आ जाता है कि इस सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरी है तो वो सही है स्टेटमेंट होगा। इसमें पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे पर स्पेन है और तीसरे पर जापान है। देखिए, कोई भी जो सूचकांक आता है उसमें 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, दूसरी ये कि पहले स्थान पर कौन है, और तीसरा ये कि उसको कौन जारी करता है। तो इस सूचकांक में ये तीनों चीजें हमने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो
सारे सूचकांक है उसका आपको एक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे यूपी और बीपीएससी की, तो वहाँ एक वीडियो मिलेगा जहाँ पर हमने सारे सूचकांक जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया है। उनमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, कौन जारी करता है और पहले स्थान पर कौन है, सब कुछ दे रखा है। 10 से 15 मिनट में आपको सारे सूचकांक रिवाइज हो जाएंगे। अगला है पॉइंट निमो। पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब ये पॉइंट निमो है क्या? पॉइंट निमो दरअसल है पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ जो पॉइंट है, यानी कि जो लैंड है उससे सबसे ज्यादा दूर अगर कोई पॉइंट है तो वो है पॉइंट निमो। इस जो पॉइंट निमो है इसको हम दुर्गमता का ध्रुव भी कहते हैं। दुर्गमता के ध्रुव को इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। अगला है पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। देखिए कोई भी जो सम्मेलन होता है वो कहाँ किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो इंडिया में किया गया है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके अलावा अगर उसका पहला एडिशन है तो भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो सम्मेलन है, पहला है और वो इंडिया में किया गया है। ये जो बिम्स्टेक है इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके सदस्य देशों की अगर बात करें तो उसमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। हाल के वर्षों में इंडिया बिम्स्टेक को काफी तवज्जो दे रहा है और दूसरी तरफ सार्क को उतनी अहमियत नहीं दे रहा है। उसका बड़ा रीजन ये है कि सार्क में पाकिस्तान भी है और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जिस तरीके के हैं वो सार्क की फंक्शनिंग पर असर डालते हैं। दूसरी तरफ बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। अगला है तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने के लिए कौन सा बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू किया गया है? इसका आंसर है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इसकी शुरुआत किसने की? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का जो इनोवेशन हब है उसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्यों की अगर बात करें तो उसमें भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो इसका है कि तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। और इसे शुरू किसने किया है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑप्शन भी दे सकता है या फिर इनोवेशन हब, उसका इनोवेशन हब इतना डिटेल में भी ऑप्शन दे सकता है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और बाकी के कौन कौन से मेंबर हैं? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी कि 5 मेंबर इसके फाउंडिंग मेंबर। अगला है दोस्ती नामक युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो इसका आंसर है भारत, मालदीव और श्रीलंका, यानी कि इसमें 3 देश थे। दोस्ती एक युद्धाभ्यास है। ये हर 2 साल पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में कुछ अलग से देख लेते हैं। और उसके अलावा ये समुद्री अभ्यास है, यानी कि इसमें नेवी करती है इसका अभ्यास। ये इसका 16वां संस्करण था। इस बार कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी एक्सरसाइज कहाँ की गई है। तो ये मालदीव में की गई है। इंडिया की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? तो आईसीजीएस समर्थ और आईसीजीएस अभिनव ने इसमें भाग लिया। और इसमें एक और चीज है कि बांग्लादेश इसका पर्यवेक्षक था, यानी कि ऑब्जर्वर था। प्रीलिम्स के पेपर में युद्धाभ्यास अक्सर पूछा जाता है और इसीलिए हमने जो है युद्धाभ्यास से रिलेटेड एक वीडियो अलग से डाल दी है, जो आपको यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का प्लेलिस्ट है या फिर बीपीएससी दोनों में मिल जाएगा। उसमें जितने भी फेमस युद्धाभ्यास हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में सब कुछ दे रखा है। छोटी वीडियो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो कम समय में ही आपको सारे युद्धाभ्यास एक बार में ही रिवीजन हो जाएंगे। अगला है विश्व योग दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था स्वयं एवं समाज के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। किसी भी जो दिवस मनाए जाते हैं जो भी, उनका विषय क्या होता है या फिर कोई समिट हुई उसका क्या विषय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। इसके लिए भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनका क्या थीम थी या फिर जो भी अलग अलग सम्मेलन रहे हैं विश्व में या भारत में उनका क्या विषय रहा है, उसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इसको हम और उसके बाद उसे प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसका ये तीसरा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ही कवर किए जा रहे हैं, स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स नहीं कवर किए जा रहे हैं। यूपी का जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है उसका वीडियो आ चुका है और यूपी प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट में वो है ऑलरेडी। बीपीएससी का जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है उसको हम जल्दी ही लेकर आएंगे और उसे बीपीएससी की प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि 30 नवंबर तक करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल को पूरी तरह से हम खत्म कर दें, कवर कर लें, ताकि आप उसके बाद उसको दोबारा देखकर और या फिर नोट्स बनाकर जैसे भी आप करना चाहते हो उसको रिवीजन कर सकें।
जल्दी ही इस सीरीज का अगला पार्ट लेकर हम आएंगे। इसी तरह के अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।